morning to all of you. Most welcome to YouTube channel of ज्ञानोदय क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉल्यूशन का, जिससे कि बोर्ड हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी केयरफुल होकर के इसको स्टडी करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आता हो एग्जाम में तो फिर उसको हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट मैं बता दूं थोड़ा सा जनरल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन होगा उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा इसको हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज द elevation in boiling point, third one is the depression in freezing point and last osmotic pressure। तो हम लोग वन बाय वन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये समझना है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स पहले आपको समझना होगा कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में यही कहा गया कि ये जो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, जो केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच depends upon number of moles of solute added in the solution। यानी सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में ऐड किया जा रहा है उस पर ये डिपेंड करता है, इसके नेचर पे नहीं। इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स एडेड मींस कि वैसे पार्टिकल्स का नेचर क्या है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जो ऐड किया जा रहा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर। उसके नेचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन व्हिच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। स्टूडेंट ये मस्ट बी नोटेड दैट हियर ओनली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर लिक्विड। ओके, सो देयर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, यानी ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ओनली ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ही डिपेंड करेगा, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप्स को जब देखा तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शॉर्टली हम लोग चेंज इन वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर लिक्विड, इन दोनों का जो रेशियो लेते हैं उसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? इसके मैकेनिज्म के बारे में यही बात किया जाता है कि व्हेनेवर प्योर लिक्विड is present, then in this pure liquid only non-volatile solute is added. Therefore, their vapor pressure will decrease, and the difference in vapor pressure of both pure liquid and solution, that is called lowering in vapor pressure। ठीक है, तो ये कितने का जब हमने ऐड किया, जब मैंने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर लिक्विड में, तो उसके वेपर प्रेशर में कितने से डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो इसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन non-volatile solute is added
vapor pressure of the liquid decreases. This decrease or lowering in vapor pressure with respect to vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. ठीक है, तो इसका जरा हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन देख लेते हैं कि आखिर हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को एक तरह से ये जो है वो चेंज है, प्रेशर का चेंज है। जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था उसमें सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को जब माइनस किया तो यही चेंज मिला, और जितने का चेंज मिलता है इसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, यहाँ से 1 माइनस PA/P0A, ठीक है। और बॉयल्स लॉ से हमने पढ़ा है कि अगर कंपोनेंट A है तो A कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन का। और यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी से तो एक कांस्टेंट देना होता है जो P0A इनटू XA। अब यहाँ से P0A को डिवाइडिंग में ले लिए P0A, तो यहाँ से ये बच गया XA, तो वही PA/P0A इक्वल्स टू XA। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये 1 माइनस PA/P0A, PA/P0A को हम लोग यहाँ से लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, कंपोनेंट A हो गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। और इसको जब 1 में से अगर कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन को माइनस करते तो वो जो बचेगा वो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में ही मोल फ्रैक्शन में बात की थी और उसमें ये बात किया था कि जब भी अगर कोई सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन होगा और दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी के बराबर होता है। तो उस केस में यहाँ पे 1 माइनस XA इक्वल्स टू XB हुआ, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B के बराबर हुआ। यानी B को अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स रखा जाए तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये यही है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। और यहाँ से यानी यहाँ पर एक ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इस मोल फ्रैक्शन को जब ब्रेक करेंगे तो ये B का है मोल फ्रैक्शन, यानी B का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय A का नंबर ऑफ मोल्स प्लस B का नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूले के रूप में आएगा। उसके बाद में कहा गया कि अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में जो भी A कंपोनेंट होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स बहुत बहुत ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट से। इस B कंपोनेंट को हम लोग नेग्लिजिबल कर लेते हैं, यानी Na plus Nb approximately equals to Na। Therefore del P by P0A equals to यहाँ पर Na plus Nb के जगह पे Na रखेंगे, यानी Nb divided by Na। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब यहाँ से हम लोग वेट और मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो del P by P0 equals to weight of component B by molecular weight of component B multiply molecular weight of A divided by weight of component A। अब ये जो फॉर्मूला आया इस फॉर्मूले को हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आ रहा है ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये ज्यादातर एप्लीकेबल होता है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या सॉल्यूट का मोलर मास को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ से अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अगर डिसाइड करना हो और सारे कंपोनेंट दिए जाएंगे तो वहां से क्या निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ से जरूर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जस्ट हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो डेल P था डेल P by P0 A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, यानी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। यानी इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसी को हमने वहां पे लिखा कि डेल्टा P अपॉन P0 A, इसको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला,
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, यानी ऊपर में हम लोग NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB लिखते थे, तो उस केस में NB और जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो NB डिवाइडेड बाई Na, यानी NB को ब्रेक किया तो वेट ऑफ B डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, फिर Na डिवाइडिंग में था तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम यहाँ से एक डेरिवेशन करते हैं कि डेल पी बाई पी नॉट ए हुआ इक्वल्स टू ये डब्ल्यू बी बाई एम बी है। अगर हम 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई डिफरेंस भी आएगा क्या? इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और मैथ्स का रूल भी है कि जितने से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में 1000 से जब ऊपर नीचे डिवाइड किया गया तो उसमें एक नया टर्म हमें मिल रहा है, यानी इतना टर्म को हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल m, जो स्मॉल m को यहाँ पे मोलालिटी कहा जा रहा है। यानी एक रिलेशन हमें मिल रहा है कि ये जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसमें ये स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी को। तो उस केस में और ये जो है वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय 1000, यानी यहाँ से डायरेक्ट अगर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो और मोलालिटी का रिलेशन हो तो वहाँ से मोलालिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को बताया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हुआ जो डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पे डेल पी बाई पी नॉट। डेल पी बाई पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का लिया था उसका नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी उस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स का होगा। यानी जितना ज्यादा अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हैं प्योर लिक्विड में तो उस केस में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और जितना से डिक्रीज करता है उसी को लोडिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाता है। और लोडिंग इन वेपर प्रेशर में जब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो फिर उसी को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला है, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई ये पी एस, यानी यहाँ पे जो आ गया वो ये यहाँ पे पी नॉट ही होगा। तो उस केस में पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट और ये इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी बाई टोटल मोल्स, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया ऑफ सॉल्यूट का और ये जो हो गया वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी उस केस में हम लोग इसको सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो एक डेरिवेशन है जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सब आपको ही सॉल्व करना है, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट करूंगा, बाद बाकी काम तो आपको खुद करना ही है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन रखा गया कि फाइंड आउट द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन 12 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। If vapor pressure of pure water under the same condition is 640 mm of Hg, also find vapor pressure of solution. That means क्या क्या फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है इसको पहले देख लो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करना है, यानी डेल पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए को निकालना है, ठीक है। उस केस में दिया हुआ है कि 12 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी ये यूरिया सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का जो फॉर्मूला होगा वो NH2CONH2 होता, जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 60 आएगा। तो उस केस में सबसे पहला काम है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए वेट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से। उसके बाद फिर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसका भी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। फिर यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालिए, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। और जैसे ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर को इक्वेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से।
और उस केस में हमें एक टर्म जो निकालना है वो टर्म निकल जाएगा यहाँ से, जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। सेकेंड में कहता है कि ऑल्सो फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये जो डेल पी को हम लोग तोड़ते हैं पी नॉट माइनस पी एस, यही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अब आपको बताना है। ठीक है, तो ये डेल पी बाई पी नॉट ए हमें निकल चुका है, पी नॉट ए दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा कहा गया कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मींस कि 373 केल्विन, टेंपरेचर 178.8 ग्राम, वाटर कंटेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, यानी उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा जब 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कौन कंटेन करता है, 178 ग्राम ऑफ वाटर। इतना ग्राम ऑफ वाटर में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज हो तो आपको बताना है कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। ये भी सिंपली है, आप फार्मूला लगा दीजिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इससे निकल जाएगा। क्योंकि वाटर का भी वेट दिया हुआ है, ग्लूकोज का भी वेट दिया हुआ है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए और वहां से फिर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप इक्वेट कर लीजिए, यहाँ से ये भी आपको बन जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर के रूप में इसको अरेंज करना है, जो इसके बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। 50 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट, यानी प्रत्येक सॉल्यूट जो है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, इज एडेड इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो भी वाटर का अमाउंट दिया हुआ है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, तब उसमें कहा जा रहा है कि इक्वल अमाउंट यानी 50 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट विल बी एडेड, यानी उसमें प्रत्येक में 50 ग्राम यूरिया ऐड किया जा रहा है, 50 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया जा रहा है, 50 ग्राम शुगर ऐड किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैं बताया कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। उस केस में क्या करो कि सबका गिवन वेट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो जो इसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर होगा, यानी उस रिलेशन से हम चाहेंगे तो इसको सही कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा आंसर, ये आपको अरेंज करके दिखाना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो एक बार। ठीक है, बनेगा जरूर बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक बात भी बता दूं कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, साथ साथ आप मेरे इस बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके एक बार आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है जिसको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यही है। तो नाउ द नेक्स्ट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको सिंबलाइज करते हैं डेल टीबी से, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट और डेल टीबी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि जब कभी भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर लिक्विड में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। लेकिन वो कितना से इंक्रीज करता है उसी को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। और ये जो एलिवेशन जो टेम्परेचर में होता है इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। यानी व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड in a solvent its boiling point increases, this is known as elevation in boiling point। यानी यहाँ पे ये जो elevation of boiling point है इसको डेल टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी, वेयर टीबी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि राइज किया है और टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है। तो जो डिफरेंस आएगा
उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एट बॉइलिंग टेम्परेचर लिक्विड एंड वेपर आर प्रेजेंट अंडर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी इस केस में लिक्विड और वेपर जो प्रेजेंट होता है वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, इसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करता है लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। एंड मोर वेपर्स आर कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, यानी जब कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर लिक्विड में तो उस केस में वेपर जो प्रेशर होता है वो तो डिक्रीज करता है और इसका ज्यादा से ज्यादा जो वेपर्स होता है वो इसके लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है जबकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। टू बॉयल दिस लिक्विड अगेन, अगर इसी लिक्विड को एक बार पुनः बॉयल किया जाए तो द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड, तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जिसको हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड को जब बॉइलिंग टेम्परेचर दिया जाता है तो उस केस में ये वेपर फॉर्म में आता है, यानी उस केस में अगर लिक्विड है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर के सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको जब बॉइलिंग टेम्परेचर देते हैं जो 1 atm के इक्वल होता है उस पर ये वेपर फॉर्म बनाता है जो सॉल्वेंट होता है। फर्दर इसको जब हम बैकवर्ड में शिफ्ट करते हैं, यानी इसका इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा तो उस केस में वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली मेथड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ खींचा गया है जो इसके एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को केल्विन में लिया गया है जबकि वाई एक्सिस पर इसके वेपर प्रेशर को लिया गया है और इस वेपर प्रेशर को यहाँ 1 atm है, यानी जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 1 atm के इक्वल होता है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस केस में हम लोग क्या किए कि 3 पॉइंट्स को कंसीडर किए जो कोरस्पोंडिंग x z z डैश रेस्पेक्टिवली है। तो उस केस में x जो है वो प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं है। जब इसको सॉल्यूशन 1 बना मतलब x से जब z पे गए, जब प्योर था उस समय पे हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो T0B था। जैसे ही उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया तो वो सॉल्यूशन बना, तो मानते हैं कि सॉल्यूशन 1 बना। तो सॉल्यूशन 1 बना जैसे ही सॉल्यूशन 1 बना तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो ये बॉइलिंग टेम्परेचर ये हो गया, ठीक है। फर्दर अगर उसमें सॉल्यूट मिलाएं, सॉल्यूशन सेकंड हुआ जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर गया, यानी इस केस में जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच अगर देखना होगा तो जो टोटल बॉइलिंग टेम्परेचर है इस बॉइलिंग टेम्परेचर में से जब प्योर लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो यही एलिवेशन आएगा, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर होगा जो डेल टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग डेल टीबी1 भी लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को दूसरे सॉल्यूशन के लिए देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉइलिंग टेम्परेचर है जो प्योर लिक्विड में इतना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी इतना में से इतना को अगर माइनस करेंगे तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा जो सॉल्यूशन सेकंड के लिए आएगा, उसमें बॉइलिंग टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ, और रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन है डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी डेल टीबी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और m को मोलालिटी टर्म बोलते हैं जो मोल पर केजी इसका यूनिट होता है। जब इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन से अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट देना होता है जिसको kb बोलते हैं, यानी डेल टीबी इक्वल्स टू kb into m, और इस kb का अलग-अलग नेम है जिसको हम लोग मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या इसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसका जो यूनिट होता है वो केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो आप जरा इसको अच्छे से समझो क्योंकि ये एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत अच्छा ही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन हमेशा इस पे बनाया जाता है
और इसको इस इक्वेशन को अगर नंबर 1 रखते हैं तो इसको जरा आप ध्यान रखेंगे कि एलिवेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यानी जब सॉल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में से प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस लेते हैं तो उसी को एलिवेशन बोलते हैं। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है जो इसको हम आगे बताते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। आइए ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बताया जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जैसे हमने ये बोला कि डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, यहाँ से डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम होता। और इस के बी को बोला गया कि ये के बी जो होगा ये के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है। तो इसके बारे में भी जरा सा यहाँ पे बात किया गया कि ये मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जिसको केबी बोलते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये केबी जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि यहाँ पे डेल टी बी इक्वल्स टू केबी इंटू एम हुआ, यानी डेल टी बी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो यहाँ से क्या हुआ कि मोलालिटी को जब 1 रखते हैं तो उस केस में डेल टी बी इक्वल्स टू केबी के इक्वल होता। तो इसको यहाँ पे देखते कि व्हेन 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी जब 1 रखा तो इसको मोलर सॉल्यूशन बोला गया कि व्हेन 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग केबी बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिपेंड करता है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला डायरेक्ट आता है कि ये अगर Kb है तो इस Kb को डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूले से कोरिलेट करते हैं कि यहाँ पर Kb इक्वल्स टू RTB स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा H वेपोराइजेशन और इनटू 1000। यानी यहाँ पर जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इसके लिए RTB, तो R आपको गैस कांस्टेंट हो गया और T जो होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर होता। यहाँ पे डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या इसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो इसको याद रखना है क्योंकि कभी-कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन में ये दिया जाएगा और वहां से भी हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में मैंने थ्योरी कुछ कर रखा था, उसी पे ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि वाटर के लिए ये वैल्यू फिक्स होता है, वाटर के लिए ये वैल्यू फिक्स होता है 0.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 N H2SO4 प्रिपेयर्ड फ्रॉम 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। यहाँ पे एक कंपोनेंट H2SO4 है, ठीक है, और उसका नॉर्मेटिव भी दिया हुआ है, ठीक है। वही सेम चीज है लेकिन वेट अलग दिया हुआ है और उसमें H2SO4 है। तो इसको पूछा जा रहा है कि ये जो 0.5 N H2SO4 है इसका वॉल्यूम कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको हम लॉ ऑफ डाइल्यूशन से ये n इनवर्सली टू v का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2 करके इसे निकालना है, ठीक है। दूसरा है कि 10 ml 100 n 18 n H2SO4 990 ml water is added, find normality of reacting solution। तो इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो अगर चाहो तो तुम दूसरे कॉन्सेप्ट से भी, अगर इससे भी आसान कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं तो आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू v इन ml और इनटू 1000, इससे भी ये बन जाएगा। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, वेट इसका पता है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 0.5, इसका वेट दिया हुआ है 9.8, इक्विवेलेंट वेट बैठाएंगे, v जो है वो निकालना है इनटू 1000 करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा कि वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बताया हूँ, इसको तुम खुद से इसको बनाना, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 10 ml 18NH2SO4 990 ml water is added. Find normality of resulting solution. वही N1 B1 equals to N2 B2 का कॉन्सेप्ट लगा के निकालना है। उसके बाद 100 ml 0.5 NH2SO4 is mixed with 400 ml और 0.2 NHCl. Find normality of HCl in the resulting solution. एक बार फिर से बनाइएगा। यहाँ पर वॉल्यूम भी अलग अलग दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, 400 ml दिया हुआ है। सॉल्यूशन में कैसे लेना है आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसी पे आप सॉल्व करेंगे इसे। अगर परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर आप सॉल्यूशन लेंगे या फिर हमारे कांटेक्ट नंबर है उस पर आप जरूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात किए हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुका है। इस पर हम लोग अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।